नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र डॉक्टर RS राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए धान की खेती से संबंधित जानकारियां दे रहा हूं। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा जानकारी वर्धक की वीडियो आपकी होने वाली है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो में मिल सकें। तो किसान साथियों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में अच्छे से बने रहिए और वीडियो को देखते रहें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अभी धान की खेती का जो समय है वो शुरू होने वाला है। खरीफ की सीज़न में हम जो धान की खेती करते हैं उसके लिए जो समय है वो हमारा जून जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय पे अगर आज बात करें तो हमारी जो है 14 मई या 15 मई आज हो चुकी है, 14 मई आज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो के लिए आज की डेट में आपको बना के दे रहे हैं। हम बात करते हैं धान की जो रोपाई है उसको हमारे लिए अगर जून में रोपाई करनी है तो मई के अंतिम सप्ताह में हमें धान की नर्सरी बनानी है। तो धान की कुछ अगेती किस्में हैं, उनकी रोपाई करने के लिए हमारे लिए समय से नर्सरी बनानी चाहिए, जिसमें आप ले सकते हैं ताज धान ले सकते हैं। शक्ति कंपनी का ताज आता है, ये अच्छा धान होता है और इसकी जो पैदावार है वो भी काफ़ी अच्छी होती है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी होती है, व्यापारी की ये पहली पसंद होता है। इसके साथ साथ PB 1509 है। PB 1509 धान है, वो भी काफ़ी अच्छा धान है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसकी पैदावार भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन उसका जो रेट रहता है वो ताज से थोड़ा ऊपर रहता है। उसके अगर रेट की बात करें तो ताज के रेट में लगभग 500 रुपये प्रति कुंटल का अंतर पाया जाता है। ताज अगर हमारा 3000 रुपये कुंटल बिक रहा है तो वो हमारा 3500-3600 बिकता है। तो लेकिन उसकी जो पैदावार है वो ताज की अपेक्षा थोड़ी कम रहती है, लेकिन वो भी एक रेशियो अगर बात करें तो अच्छा निकल आता है। किसान साथियों, धान की फसल में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि दीमक की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। दीमक और तना छेदक जो है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान धान की फसल में होता है। अब दीमक की जो रोकथाम हमें करनी है उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उपाय करते हैं। हम फटेरा लगाते हैं, हम थायोमेथॉक्सम लगाते हैं, हम क्लोरोपाइरीफास लगाते हैं, हम समय समय पर सिंचाई करते हैं, हम खेत में जो नारी होती है, बेशरम पौधा होता है, उसको भी लगाते हैं। लेकिन सारे प्रयास करने के बावजूद हमारे लिए सफलता नहीं मिलती है और कहीं ना कहीं हम दीमक से हार मान जाते हैं, क्योंकि दीमक जो है वो खेत में 75% तक नुकसान कर देती है। तो दीमक को ख़त्म करने के लिए हमको इसकी जड़ पे वार करना होगा। जड़ पे वार करने के लिए जो सबसे बेस्ट इसकी प्रैक्टिस है उसके बारे में आज की वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। दीमक की जड़ पे वार करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हमको ये जानना होगा कि दीमक है कहाँ पर, दीमक की जड़ है कहाँ, कहाँ दीमक रहती है। तो दीमक जो है ज़मीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट की गहराई में रहती है। जो दीमक की रानी मक्खी होती है, जो रानी दीमक होती है, ज़मीन के अंदर 8 से 10 फीट की गहराई में वो अपना घर बना के रहती है और उसके जो श्रमिक हैं वो भोजन लेने के लिए वहाँ से निकलते हैं और वो ऊपरी सतह पर आकर पौधों की जड़ों के लिए काट कर और वहाँ से वो लेकर जाते हैं और वो फिर रानी दीमक के लिए वो वहाँ पर ले जाकर देते हैं। तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमको दीमक को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो करनी है। तो आइए हम बताते हैं कि कौन सी जो ऐसी दवा है जिसका हम उपयोग करें तो दीमक का कंट्रोल हम कर सकते हैं। साथियों, आपने नाम सुना होगा, एक बवेरिया बेसियाना नाम से दवा आती है जो कि आपका बायो इंसेक्टिसाइड होता है, जैविक कीटनाशी होता है। बवेरिया बेसियाना जो होते हैं वो एक प्रकार के जो फंगस होते हैं वही होते हैं। इसको हम कह सकते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये एक पाउडर की फॉर्म में मिलता है और इसके लिए हमको प्रॉपर एक टेम्परेचर देना होता है। तो बवेरिया बेसियाना का पाउडर हम लेकर उसको गोबर की खाद में मिलाकर और अच्छे से उसके लिए हमें 24 घंटे तक छायादार स्थान में रखना है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो उसके अंदर ब्रेडीज हैं, वो सारे एक्टिवेट हो जाएं
और वो सक्रिय हो जाए तो वो हमारी जो फसल है उसमें अपने खेत में जब हम लगाएंगे तो वो अच्छे से काम करने लगे। जब बवेरिया बेसियाना को हम लगाते हैं तो जो दीमक के श्रमिक हैं वो ऊपर से भोजन लेने को आते हैं, वो बवेरिया बेसियाना के संपर्क में जब आएंगे तो वो संक्रमित हो जाएंगे। जब वो संक्रमित हो जाएंगे तो फिर वो वहाँ से पहुँचेंगे भोजन लेके रानी दीमक के पास। जब रानी दीमक के पास भोजन लेके पहुँचेंगे तो जो रानी दीमक है वो भी संक्रमित हो जाएगी। इस तरह से वो रानी दीमक खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम गोबर की खाद में ही इसको क्यों बता रहे हैं, उसका एक मेन कारण ये होता है, एक तो गोबर की खाद में जो भी बैक्टीरिया है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो दीमक है, गोबर उसका फेवरेट है, गोबर उसका भोजन है, गोबर पे वो बहुत जल्दी आकर्षित होती है। तो गोबर को खाने के लिए उसके श्रमिक बहुत जल्दी पहुंचेंगे गोबर को लेने को, क्योंकि वो उनका भोजन है। जब वो उसके संपर्क में आएंगे तो जो बैक्टीरिया उसके अंदर पड़ा है उसके संपर्क में आते ही वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और जब वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो फिर वो रोग लेकर रानी दीमक के पास पहुंचेंगे और रानी दीमक भी वहाँ से संक्रमित हो जाएगी। इस तरह से रानी दीमक जब खत्म हो जाएगी तो उसके जितने भी अंडे उसने दिए हैं वो अंडे भी संक्रमित होकर ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से हम अपने खेत से दीमक के लिए हमेशा के लिए दीमक के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे खेत से हमेशा के लिए दीमक ख़त्म हो जाएगी। हमें कोई भी फसल करें फिर हम आसानी से उस फसल को उगा सकते हैं। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो तना छेदक लगता है फसल में, तो तना छेदक भी काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसकी जो गिडार है, उसके जो अंडे हैं तना छेदक लगने वाले, वो भी कहीं ना कहीं इससे संक्रमित होकर और वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी दवा है, इसका अगर हम इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक हमारे लिए अपनी जो फसल है उसकी लागत को भी कम कर पाएंगे, उत्पादन को बढ़ा पाएंगे और हमारी जो फसल है वो अच्छी हो पाएगी। और जो भी हमारे खेत में जो कीट पतंगे लगते हैं उनसे हम पहले से ही समाधान उनका कर पाएंगे। तो किसान साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूँ। धान की फसल में एक बकानी रोग नाम से आपने देखा होगा, पिछले काफ़ी दिनों से ये डिस्टर्ब कर रहा है किसानों के लिए। तो बकानी रोग की रोकथाम करने के लिए जब हम धान की नर्सरी बनाते हैं उस समय पे हम कोशिश ये करें कि धान की नर्सरी को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। जिस समय पे हम नर्सरी लगाते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है, नर्सरी डालने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, नर्सरी लगाने वाली बात। जब हम नर्सरी के लिए खेत में प्लांटिंग उसकी करते हैं उस समय पर नर्सरी को हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं उस समय पर ट्राइकोडर्मा का घोल बनाकर 15 मिनट तक कम से कम उन पौधों की जड़ों के लिए उस ट्राइकोडर्मा के घोल में हमको रखना है। ऐसा अगर हम करते हैं तो जितने भी हमारे फंगस रोग हैं, जो फंगस से संबंधित रोग हैं, वो रोग हमारी फसल पे नहीं लगेंगे और हमारे खेत में जो बकानी की समस्या रहती है या कहीं कहीं पीलापन आके हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है या आगे चल के कंडवा बन जाता है, इस तरह की जो समस्याएं आती हैं वो सारी समस्याओं से हमको छुटकारा अच्छे से मिल पाएगा। तो हमको ये दो चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है, एक ट्राइकोडर्मा, दूसरा बवेरिया बेसियाना। अगर इनका हम इस्तेमाल करते हैं तो 50% तक हम अपनी फसल की जो लागत है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि समाधान पहले ही हो गया। जड़ पे जब समाधान हो जाता है तो फिर बाद में समस्या कम आती है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का। आप लोग वीडियो को समय समय पर देखते रहें और जितनी भी वीडियो मैं डालता हूं सारे वीडियो को आप देखें, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां मिलती रहें।